नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ते हैं सुमित्रानंदन पंत को, जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं और इन्हें छायावाद के विष्णु की भी संज्ञा दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रसाद, पंत और निराला की बात की जाती है। देखें कि इनका जन्म कौशानी अल्मोड़ा, उत्तराखंड की पवित्र और दिव्य भूमि पर हुआ था 20 मई सन 1900 को। इनकी मृत्यु हुई 20 दिसंबर सन 1977 को इलाहाबाद, जो कि आजकल का प्रयागराज है। इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत था, बचपन का नाम इनका गोसाई दत्त था और पहली कविता जो इन्होंने लिखी सन 1916 में गिरजे का घंटा नाम की प्रथम कविता थी। इनकी रचनाएं देखें, रचनाओं को हम 4 भागों में विभाजित कर लें: छायावाद, प्रगतिवाद, अंतश्चेतनावाद और नवमानवतावाद। छायावादी जो रचनाएं हैं वो उच्छ्वास 1920, ग्रंथ 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932, ये प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं। अब प्रगतिवादी रचनाओं की बात करते हैं। इनकी युगांत 1936, युगवाणी 1939 और ग्राम्या का प्रकाशन 1940 में हुआ। अंतश्चेतनावादी कविताएं जो हमारे आलोचकों ने बताई हैं, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, इन दोनों का प्रकाशन हुआ 1947 में और युगपथ आई 1949 में। फिर नवमानवतावादी रचनाएं इनकी उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1949, अतिमा 1955 और लोकायतन जो इनका महाकाव्य है, एकमात्र महाकाव्य, वो 1964 में प्रकाशित हुआ था। ये गांधी जी के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है और इनकी चुनिंदा कविताओं का संकलन चिदंबरा नाम से प्रकाशित हुआ और जिसे 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं का सर्वोच्च पुरस्कार है। अब गद्य की चर्चा कर लेते हैं। गद्य में इन्होंने काव्य नाटक लिखा, रजत शिखर, शिल्पी, ज्योत्सना। कहानी इन्होंने सिर्फ 5 कहानियां, एक संग्रह है। और निबंध इन्होंने लिखा यदि मैं कामायनी लिखता। छायावाद पुनर्मूल्यांकन जो कि 1966 में आया और पल्लव की भूमिका छायावाद का घोषणा पत्र या छायावाद का मैनिफेस्टो है, ऐसा आलोचकों ने कहा है। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा है। अब पंत की जो प्रमुख पंक्तियां हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। कुछ पंक्तियां कभी कभी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं तो उनके बारे में लिखते हैं। एक तो इन्होंने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। और शुद्ध छायावादी कवि थे ये। इन्होंने लिखा है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। नायिका के सौंदर्य को प्रकृति सौंदर्य के आगे वो तुच्छ मानते हैं। यद्यपि जब धीरे धीरे रचना शैली में प्रौढ़ता आने लगी तब उन्होंने लिखा कि सुंदर है सुमन, सुंदर है सुमन बेहद सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, तुम निर्मित सबकी तिल सुषमा से, निखिल सृष्टि के चिर अनुपम। अंत में उन्होंने माना कि मनुष्य ही इस सृष्टि का सबसे सुंदर प्राणी है। और अगली है, प्रथम रश्मि का आना रंगीण तूने कैसे पहचाना, प्रथम रश्मि का आना रंगीण तूने कैसे पहचाना, बता बता है बाल विहंगिन कैसे पाया यह गाना। ये इनकी बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत चर्चित पंक्ति है। अरुण अधरों की पल्लव प्रात, अरुण अधरों की पल्लव प्रात, अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास, मोतियों सा हिलता हिमहास। ये इनकी चर्चित पंक्ति है। और यमुना छवि का वर्णन करते हुए नौका विहार नामक प्रसिद्ध कविता में लिखते हैं, गंगा जी की सुंदरता का वर्णन करते हैं कि सैकत शैया पर दुग्ध धवल
सैकत, सैकत माने रेत, बालू। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल। गंगा जी के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है और किसी नायिका की तरह गंगा जी को मानकर उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। और बचपन से कविता आप पढ़ते चले आ रहे हो। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दिग सुमन फाड़। बहुत प्यारी कविता आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। मोतियों जड़ी ओस की डार, मोतियों जड़ी सूक्तिपरक वाक्य है। ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार, एक सूक्तिपरक वाक्य है इनका। और मिलन के पल केवल दो चार, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, ये परिवर्तन कविता से लिया गया है। परिवर्तन इनकी बड़ी कठिन कविता मानी जाती है, उससे ये लिया गया है। छोड़ रहे हैं जग के विस्तृत वक्षस्थल पर, जग के विस्तृत वक्षस्थल पर। तो इस तरह आपने पंत की कुछ प्रमुख पंक्तियां देखी, वह पंक्तियां जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। यद्यपि पंत की कम ही पंक्तियां पूछी गई हैं, लेकिन परीक्षा में आ कुछ भी सकता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि चर्चित कवियों और साहित्यकारों की छिपी हुई बातें अब परीक्षा में पूछी जा रही हैं। परीक्षा का स्वरूप दिनों दिन बदल रहा है, तो आपको बदलते समय के अनुसार उस माहौल में अपने आप को ढालना होगा और चर्चित साहित्यकारों की हर चीज छोटी से बड़ी सब तैयार करनी होगी।